आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है रानीगंज के पूर्व विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, जिन्हें हम धीरज भैया कहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद अड्डा पे। और आपके लिए जनता में बहुत मांग हो रही थी कि आपका एक इंटरव्यू हम ले, एक पॉडकास्ट ले, लेकिन आपको सब बहुत धाकड़ नेता कहते हैं, ठीक है ना। और ये आप सोसाइटी में बहुत धाकड़ अपनी छवि बना के रखे हैं, और ये भी है कि आप बहुत संघर्षों से आगे बढ़े। मेरे पिताजी भी बताते हैं कि कितना संघर्ष किया, मतलब आप एकदम जमीनी स्तर के नेता थे, ठीक है ना। मतलब जेब में एक रुपया नहीं था, लेकिन तब भी भाजपा के पक्ष में बैनर लेके विपक्षों के खिलाफ आप धावा बोलते थे। तो ऐसे धीरज ओझा का आज इंटरव्यू ले रहे हैं। सर, राउंड 1 होगा जिसमें आपसे राजनीति से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला सवाल है कि रानीगंज से सर आप इस बार चुनाव हारे, इसके पीछे का क्या कारण रहा? देखिए, रानीगंज की जनता ने उस बार से ज्यादा मत हमको दिया, लेकिन कुछ एक जात विषय के कारण चुनाव हमारा गड़बड़ हुआ, और उसमें गलत संदेश देने का 1000-1500 उससे हमारे हैं चुनाव जी। उसमें गलत संदेश देने का काम, हम अपने जात के नहीं है, उस जात के हैं, इसलिए हमको हारना पड़ा। इसमें मामला यही जात का है, और हमने जो विकास किया तो उसमें जनता ने मोहर भी लगाई। लेकिन आज रानीगंज की जनता, हार तो मैं गया हूँ जी, लेकिन रानीगंज की जनता आज भी हमारे पास ही आती है। मैं उनका काम वैसे ही कर रहा हूँ जैसे पहले मैं 17 से 22 में किया था, वैसे भी उनकी सेवा में कर रहा हूँ। सर, इस बार लोकसभा का चुनाव था, और लोकसभा के चुनाव में भी भाजपा को हार मिली प्रतापगढ़ से, तो इसके पीछे आप क्या, मतलब आप देखिए, 2-3 कारण है जी। एक तो संविधान बदलने का मामला था जी, विपक्षों ने ऐसा बताया कि संविधान बदल देंगे जी। दूसरा जो है, जो यहाँ के सांसद थे जी, ये कार्यकर्ताओं से और नेताओं से संवाद नहीं करते थे जी। ये भी कारण है। कार्यकर्ता के साथ बैठते नहीं थे जी, कार्यकर्ता के साथ संवाद नहीं करते जी। और जैसे विधानसभा का नेता जो रहता उसके खिलाफ और नेता खड़ा करते थे जी। जैसे हमारे यहाँ अपराधी कई खड़ा करने लगे रानीगंज विधानसभा जी। तो ऐसे ही ये काम करते थे। और दूसरी बात जो है, एक कारण और हुआ जी, जी। हारने का, चुनाव जो प्रतापगढ़ में हारे, पूरे उत्तर प्रदेश में भी कई सीट हमारी गड़बड़ हुई है। उसमें विपक्ष ने एक संविधान और एक जो है ऐसा वो किया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदल, कोई रह नहीं जाएगा, ऐसा कर प्रोपगंडा करके वो हम लोग चीज ठीक से बता नहीं पाए। मानूंगा, मैं अपनी भी गलती मानूंगा, हम लोग उसका ठीक से वो नहीं कर। तो सर, ये क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा हावी रहे कि राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे में तो मोदी जी के नाम, योगी जी के नाम से खूब वोट बरसा जी, और यहाँ भी मिला, बढ़िया वोट पाए जी। और मोदी जी के नाम पे सब वोट देते हैं, योगी जी के नाम पे जी। लेकिन कुछ क्षेत्रीय भी, मैं ऐसा कहूंगा, हारने के भी कारण हुआ कि जैसे कार्यकर्ता जो होता है वो चाहता है नेता हमको जाने, और नेता के लिए जब मैं काम कर रहा हूं तो समझे जी। तो कुछ कार्यकर्ता हमारे घर में भी बैठ गए, वोट अपने डाल दिए, लेकिन हारने का भी कहा, वोट जैसे हमारे घर में 10 वोट है जी, तो अपने घर के 4 वोट पड़ा, 6 नहीं पड़ पाया जी। ये भी कारण है वो हारने का चुनाव जी। तो अगर वो कार्यकर्ता एकदम सेक्टर संयोजक, हमारा बूथ अध्यक्ष, उसको क्रियान्वयन कर देता और उसको डाल देता, मेहनत भी किया कार्यकर्ता, नहीं करता मेहनत नहीं किया, लेकिन उसको मोटिवेट नहीं कर पाए कि जैसे क्षेत्र में, जैसे हमारा बूथ है तो हम लोग सबसे कहें कि एक वोट निकाल के भारतीय जनता पार्टी का वोट पड़ गया है। तो सब ये हमारे जो प्रत्याशी थे केवल मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे, मैं उनका भी गलती मानूंगा। वो मोदी जी के नाम पे था ये चुनाव, योगी जी, लेकिन कार्यकर्ता और नेता के भी नाम पे सबको ले चलने का चुनाव है। सबको ले चलते तो चुनाव यहाँ भी जीत जाते। ऐसे ऐसे संविधान का एक मामला था, ऐसे इसी मामले में। तो सर, आगे आने वाले समय में जब आगे विधानसभा का चुनाव बहुत दूर नहीं रह गया, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि आप रानीगंज से उम्मीदवार रहेंगे इस बार भाजपा से? देखिए, वो तो केंद्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कौन उम्मीदवार होगा। अभी मैं इसके बारे में नहीं, अभी 27 दूर है जी। लेकिन मैं सेवा भाव के लिए राजनीति में आया हूँ और सेवा भाव कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस की पार्टी है, कार्यकर्ताओं का सम्मान रहता है। भारतीय जनता पार्टी जहां हमारे लिए सेवा का अवसर देगी, मैं वहां काम करूंगा। अच्छा बताइए सर, जब आप पहली बार भाजपा से, आप एक सामान्य कार्यकर्ता आपके,
और अचानक से आपको पता चला कि अब आप भाजपा से जो है विधायकी का चुनाव का टिकट आपको मिल चुका है, रानीगंज से मिला, तब आपके मतलब अंतरात्मा में क्या आपको महसूस हो रहा था? आपने क्या उस समय जिम्मेदारी महसूस की, मतलब क्या उस समय आपका मनोभाव रहा? देखिए, मैं बहुत दिन से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा विद्यार्थी परिषद से काम करते आगे बढ़ा हूं जी। मैं जिला पंचायत का सदस्य पहली बार चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी इकलौता 2015 में जिला पंचायत सदस्य शिवगढ़ तितरी से बना जी। और 17 में भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट दिया और हमने रानीगंज में, प्रतापगढ़ में तो बहुत आंदोलन करते थे, वहां के जनता के दिलों में राज करता जी। लेकिन हम ऐसे समान कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया जी। पूरे उत्तर प्रदेश और प्रतापगढ़ में भी कि हम कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्यकर्ता अगर हमारी मेहनत करेगा तो मैं उसको बढ़ाऊंगा। तो कार्यकर्ता बेस के कारण इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, इसलिए हमको टिकट दिया केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और रानीगंज की जनता ने हमको जिताया भी। अच्छा सर, जब आप विधायक होते हैं, आप इसके पहले विधायक थे और आज आप विधायक नहीं हैं, तो आपको क्या ऐसी कमियां लगती हैं कि जब हम विधायक थे तो हम ये कर सकते थे, लेकिन आज विधायक नहीं है तो आज ये हम नहीं कर सकते हैं? जी है बात। जैसे हम विधानसभा में, विधायक होता है तो विधानसभा जाता है जी, वो विधानसभा में जनता की बात को रखता है, उठाता है और उसके लिए वो करता है, करवाता है जी। तो यही एक कारण पड़ता है कि और सेवा हम जैसे कर सकते, प्रशासनिक उनकी मदद कर सकते हैं जनता की, लेकिन विकास का काम जी विधायक रह के ही कर सकते हैं जी। भाई हमारे पास निधि होती है और भी काम होता है तो उससे ज्यादा और हम उसमें बैठने भी पा जाएंगे। हम विधायक रहेंगे तभी मैं जब क्रियान्वयन होगा, विकास की बात रखी जाएगी तो वहां हम भी रख सकते हैं, वहां विकास की काम अपने क्षेत्र का हम बता सकते हैं। तो यही कारण होता है। और तो जनता के अपने कार्यकर्ता की, आप जो छात्र जीवन से राजनीति के उन लड़के उनकी मदद करा सकता है, लेकिन विकास का काम रुक जाता है और आज रानीगंज में रुक भी गया है इसी कारण। तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है विधायक और न बनने से ये जो है अलग अलग दोनों पार्ट है जी। सर, राजनीति में आप बहुत समय से हैं और जो है जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था सर, मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सर एक छोटा सा चुनाव विज्ञान संघ का अध्यक्ष का लड़ा था और जीता भी था जी जी। तो वहां पे हमें राजनीति का कुछ अर्थ बताया गया था। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आपके अनुसार, आपकी जो है अनुभव से, आप राजनीति को कैसे परिभाषित करेंगे? राजनीति क्या है? देखिए, अब तो राजनीतिक अब की मैं बता रहा हूँ राना, कोई बंबई में है, दिल्ली में है, बाहर है, आके होर्डिंग एक चलता है, 100 होर्डिंग लगा दिया तो उसको नेता लोग कहने लगते हैं, लोग कहे कौन आ गया। जी। ये बदला है ट्रेंड, चुनाव आता है तो हाँ लग जाता है नए लोगों का होर्डिंग। लेकिन हम लोग जब राजनीति करते थे, अनुभव में बता रहा हूं, तो हम लोग संघर्ष जनता होल्डिंग से नहीं, उनकी बात दमदारी से रख उनकी मदद करके हम राजनीति करते थे और उनकी हम लोग मदद अब भी ऐसे करते हैं। हम लोग होल्डिंग से नहीं पहचान, हम लोग से काम से पहचान। और अंतर क्या है मैडम, हम लोग राजनीतिक समाज सेवा करने आए थे, जनता की मदद करने, उनको कैसे न्याय मिले, गरीब कैसे उनको आवास मिले, हमारे दीनदयाल जी कहे कैसे उनको शौचालय मिले, कैसे उनको थाने पे न्याय मिले, कैसे उनको तहसील में न्याय मिले, कैसे उनको न्याय जो है अस्पताल में जो हमारे डॉक्टर उनको कैसे देखे, इलाज अच्छा हो। हम लोग इसलिए राजनीति करने आए, हम लोगों को न्याय देने के लिए राजनीति, समाज सेवा। अब लेकिन राजनीति का ट्रेंड बदला, अब राजनीति ऐसे लोग पैसा कमाने का, मैं भी बताता हूँ, राजनीति हमारा सब बच जाएगा, वो बचाने की, वो इसलिए नहीं बोल सकते हैं जैसे हम लोग अभी भी दमदारी से बोल सकते हैं, वो इसलिए राजनीति अपना बचाने के लिए राजनीति बात है। वो सांसद हो गए, विधायक हो गए तो उनका सेफ हो जाए, कार्यकर्ता ये सब नहीं, उनका सब प्रॉपर्टी सेफ हो जाए, वो कमा ले और होल्डिंग का पैसा निकल जाए, और ये सब इसके लिए लोग आए। लेकिन हम लोग जब राजनीति करते थे, और मैंने 17 से 22 में आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, कोई आरोप नहीं हमारे पास, अभी भी कोई लगाए, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। हम सेवा भाव के लिए राजनीति, और सेवा मैंने किया भी था। तो इसलिए अब राजनीति का ट्रेंड ये बदला है कि अब लोग आते हैं केवल यहाँ पैसा कमाने, अपने बचने के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि मैं अपने बचने के लिए, मैं राजनीति में जनता को न्याय कैसे मिले, कैसे उनको सुविधा मिले, कैसे उनको सड़क मिले, कैसे उनको आवास मिले, कैसे उनको स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिले, कैसे उनको रोजगार मिले, कैसे पर्यटन का बढ़ा, ये सब के लिए राजनीति हम लोग करने आए हैं, और ये राजनीति हमने किया भी। सर, आज के समय में कहीं ना कहीं जो भी युवा होता है उसके मन में कहीं ना कहीं होता है कि हम भी भविष्य में विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। तो बहुत से युवा हैं आज की वर्तमान स्थिति में, सब लगे हुए हैं कहीं ना कहीं किसी पार्टियों से, किसी संगठन से, बीवीपी से, एनएसयूआई से, तमाम। आप सर क्या कहना चाहेंगे युवाओं से कि अगर उन्हें राजनीति में आना है तो क्या वो शुरुआत से ही प्रयास करें राजनीति के लिए, या
वो पहले अपने करियर पे ध्यान दें, अपनी शिक्षा पे ध्यान दें, उसके बाद कोई एक अच्छा पद पाने के बाद राजनीति में आए? मतलब किस प्रकार से वो अपना शुरुआती जीवन रखें? मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि पढ़ने का और राजनीति का दोनों पार्ट अलग है, मैं मानता हूं जी। लेकिन राजनीति भी अब जन जन में हर जगह बैठी है, हर जगह, और राजनीति करना भी चाहिए। युवा अगर नहीं राजनीति करेगा तो देश जो है, मैं मानता हूं देश में और चाहे प्रदेश में हो, स्थिति युवा ही परिवर्तन करता है। युवा ही बताता है कि कुछ गलत हो रहा है तो युवा खड़ा होता है, ये नहीं करता हो राजनीति। अब आजकल मोबाइल जो सोशल मीडिया से कोई राजनीति करते हैं, मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे डाल दिए, लेकिन उसको किरवानम लड़ने के लिए युवा नहीं खड़े होते। पहले हम लोग क्या थे, सोशल मीडिया में पहले हम लड़ते थे जी। उसकी आवाज बनते थे। अब आज की युवा है कि सोशल मीडिया उसी से हम राजनीति कर लें, उसी से बैठ जाए। लेकिन मैं युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, अगर राजनीति करना है तो मन लगा के काम करें और शुरू से राजनीति करें, वो फल अच्छा रहेगा, वो टिकाऊ रहेगा। हम बहुत राजनीति को भी बताऊंगा, उनका टिकाऊ रहता है जी। और मैं नाम बता सकता हूं। लेकिन अगर बीच में आते हैं फिर एक बार मिल भी जाता है तो वो कर नहीं, उसका क्रियान्वयन कर नहीं पाते, तो बाद में दूसरे दिशा में बह जाते हैं, फिर सोचते हैं रोजगार मिले, वो मिले। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, अगर राजनीति कर रहे हैं तो ढंग से करें, मतलब उनको लगे कि उस समाज में कि हमारे लिए आदमी युवा लड़ रहा है, और समाज को आईना भी दिखा। अगर सरकारें भी गलत कर रही हैं, वो भी गलत है, उसका भी आईना दिखाता है युवा। तो युवा अगर खड़ा हो जाता है तो बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं। तो युवाओं में एक दम है, और हम लोग युवा थे युवा मोर्चा में, हम यहाँ पर अपने जिले में, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके मन से, अपने जिले में चाहे जो जिलाधिकारी चाहे जिसकी सरकार, हम लोग अगर वो गलत काम करते थे हम लोग हिला देते थे और परिवर्तन कर देते थे, और वो काम होता था, सही काम। गलत करना चाहते थे लेकिन हम लोग अपने दम पे, चाहे जिलाधिकारी घिरा हो, चाहे एसपी घिरा, चाहे चक्का जाम हो, चाहे रेल जाम, कुछ भी करके दिखा देते थे। सोशल मीडिया पर डालोगे थोड़ी डरेगा वो, कोई नहीं डरेगा अधिकारी। जब उनके खिलाफ धरना करोगे, अनशन करोगे, अमरण अनशन करोगे, भिड़ोगे, तब वो किरवान्वयन होगा, तब बढ़ेगा आदमी। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, अगर पढ़ाई करिए तो पढ़ाई भी ढंग से करिए, अगर आप राजनीति करना तो राजनीति भी ढंग से करिए, तो आगे बढ़ेगा। क्या करें, पहले पढ़ाई करें? नहीं, पढ़ाई तो देखिए, पढ़ाई तो मस्ट है, शिक्षा। इसलिए शिक्षा मत, अगर आप शिक्षा नहीं लेंगे तो आप वो चीज नहीं किरवा, आप चीज जान भी नहीं जा पाएंगे। आपको जो है वो जैसे कुछ निकला हुआ है कोई चीज आपको पता है तो कैसे आप अपनी बात रखेंगे? शिक्षा इसलिए जरूरी है ना, कैसे अपनी बात हो तो अधिकारी आपको बता देगा, गणित जैसा है वैसा। जब आप शिक्षित रहेंगे तो आप बताएंगे ना कि ये गलत हो रहा है, मैं जानता हूं, तो कहेगा ये पढ़ा लिखा आदमी है, तो डरेगा। तो शिक्षा तो जरूरी है, और शिक्षा तो इसलिए जरूरी है, शिक्षा तो हर चीज में जरूरी है, शिक्षा तो होना चाहिए। शिक्षा अगर आपके पास है तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, इसलिए शिक्षा जरूरी है। तब भी राजनीति करें, शिक्षा जरूरी है, शिक्षा से ही राजनीति भी करें। ठीक सर, आपने धरना वगैरह की बात की, तो इससे एक मुझे और बात याद आई, और ये काफी प्रचारित भी है हर जगह, कि आप जो है एसपी के खिलाफ ही धरने में बैठ गए थे, और आपने बहुत बवाल वहां पे मचाया था, ठीक है ना। और इससे सर कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा, कुछ लोगों ने इसको बुरा कहा, तमाम। क्या मतलब उस समय हुआ क्या था? देखिए, राजनीति के 2-3 पहलू होता है, कुछ लिए कि अच्छा लगे, कुछ लिए खराब भी लगता है। हुआ ये था, हमारे कार्यकर्ता, अगर कोई काम है, हमारा पर्सनल कोई काम नहीं रहता। मैं राजनीति 5 साल की, मैंने अपना पर्सनल कोई कुछ खड़ा नहीं किया। तो कार्यकर्ता का ही मामला था, 2-3 कार्यकर्ता का मामला था, डीएम से भी मामला था, एसपी तो मामला बाद में हो गया। मामला डीएम स्तर का था और वो मतदाता सूची में नाम काटे थे, प्रधानी का चुनाव ये सब हो रहा था, अपराधियों का नाम जोड़े, उसे सब मामला था। उसमें हम लोग अपनी बात ठीक से रख रहे थे। तो उसमें कप्तान साहब थोड़ा नए आए थे, वो समझ नहीं पाए, वो भी हम भी नहीं समझ पाए। तो कार्यकर्ता को कुछ हड़काए उड़काए, अपना उनसे भिड़ना चाहे, कुछ उनके खिलाफ और आप सब कहने, तो भाई हमारे सामने तो कोई नहीं कह सकता। तो हम लोग उसमें मैं भिड़ा, मैं मान रहा हूँ, और हमारा हाथ टाक भी हुई। फिर आप सब जानते हो सोशल मीडिया पर, तो मैं कार्यकर्ता का सम्मान नहीं जान, और कार्यकर्ता को मैंने सम्मान बचा लिया उससे, नहीं तो कई कार्यकर्ता खिलाफ, अब इससे मन से क्या कहूँ, कार्रवाई भी हो सकती थी। लेकिन मैं कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए वहां पर, मतलब आप ये कहना चाहेंगे सर, एक हम लोग बहुत अच्छा गाना सुनते हैं कि भगत के वश में है भगवान, तो वही मैं कहूंगा कार्यकर्ता के वश में है नेताजी। हाँ, नेताजी, हाँ है, अभी है, ये सही आप कह रहे। तो मैं उनके लिए लड़ाई लड़ा हूँ, और सब जाने, पूरा जिला जाना, पूरा जो है प्रदेश जाना,
पूरा राष्ट्र जाना हो तो सोशल मीडिया सब। सर आपकी सर वीडियोस बहुत वायरल हुई सर, उसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, जी जी जी, ठीक है ना, लेकिन आपके नाम से वो वीडियोस वायरल हुई कि आप जो है लोगों को फोन पे बहुत गालियां दिए। जी जी जी। तो मतलब आप इसके बारे में क्या देखिए, वो कुछ तो हुआ था, कुछ तो हमारे राजनीतिक लोगों ने गलत किया, मतलब इसको एडिट करके कराया, लेकिन कुछ हुआ था, मैं मानता हूँ भाई, वो भी कार्यकर्ता के कारण हुआ। अब गुंडा अगर कोई फोन मुझको करेगा, हड़काएगा कि आप इस पे FIR में, कोई अपराधी कहेगा कि मैं FIR करा रहा हूं, मैं वो करा, भाई पुलिस करे FIR, और तुम कहोगे कि मुझको बचाओ, ये करो, तुम अपराध करो, और मैं उसको, तुम करेगा तो होगा कुछ गाली गलौज। दूसरी बात, कोई अगर गलत करेगा हमारे कार्यकर्ता, जो आप दरोगा जी वाली बात बता रहे होंगे, तो दरोगा जी हमारे कार्यकर्ता के घर पे चढ़ गए, 151 जबरदस्ती जमीन कब्जा, तो मैं उनको, भाई मूड खराब, तो मैं उनको बोला तुम कैसे भाई चढ़ गए। तो कई मामले में ऐसा हुआ है, और कुछ मामले में विपक्षी ने भी इसमें जो है एडिट कर कुछ चलवाया था। तो भाई अभी भी मेरा, तो मैं जो युवाओं की राजनीति किया हूँ, मेरी जोश अभी भी है, अभी भी जहां ऐसा मामला आएगा तो मैं भिड़ूंगा। और गाली गलौज तो ये भाई अगर कहीं कहीं तो भाई प्यार से काम होता है, लेकिन अब तो आप मीडिया के हैं, आप समाज में रहते हैं, हम लोग भी समाज में रहते हैं, आप देखिए उसकी भाषा कोई नहीं समझता है, सिधाई का भाषा बहुत कम लोग समझते हैं। लिखा है, हाँ, कुछ मतलब अलग से राजनीति होगी नहीं तो सुनेगा नहीं कोई। तो मेरा काम भाई, मैं तो कुछ राजनीति अलग ढंग से करता हूँ, उसमें ये हुआ। तो ये था राउंड 1, जिसमें जो है कुछ राजनीति से संबंधित हमने प्रश्नों को हमारे विधायक रानीगंज के सामने रखा। सर आपने बहुत ही प्रमुखता के साथ, बहुत ही जैसा कि मतलब धाकड़ नेता आपकी छवि है, उसी धाकड़ छवि के साथ आपने सभी सवालों का जवाब दिया। तो सर आपका धन्यवाद। धन्यवाद। राउंड 2 की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है हमारे विधायक रानीगंज धीरज भैया। तो सर अब ये जो राउंड 2 रहेगा, ये प्रतापगढ़ से संबंधित कुछ प्रश्न है, उसमें हम जानना चाहेंगे। सर पहला ये रहेगा कि प्रतापगढ़ को आज किन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है? सबसे पहले तो मैं आपसे, रोजगार की व्यवस्था बहुत जरूरी है जी। हमारा युवा भटक रहा है जी। हमारे कई युवा, हमारे रानीगंज मैंने देखा है कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं जी। तो सब रोजगार, औद्योगिक क्षेत्र भी बन के तैयार, जो मैं संसारपुर में बनवा रहा हूँ जी। और मैं उसको लाया था, काम बहुत तेजी से शनिदेव के धाम में हो रहा है जी। तो जब वहाँ फैक्ट्री लग जाएंगी, वहाँ जब वहाँ से देखिए औद्योगिक क्षेत्र से कितना विकास होगा, वहाँ फैक्ट्री छोटी लगी चाहे बड़ी लगेगी तो वहाँ कितनी दुकानें चाय की खुलेंगी, पान की खुलेंगी, और आप सुनिए वहां पर कपड़े की दुकान खुलेंगी, मेडिकल, मतलब कई और विकास होगा। तो ये बहुत जरूरी है प्रतापगढ़, क्योंकि हमारा युवा पलायन करता है, बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात सब जगह चला जाता है रोजगार के, तो अपने परिवार में रहेगा, घर चला जाएगा, वो भी देख लेगा, तो यहाँ भी रोजगार करेगा। तो सब जरूरी, यहाँ पर रोजगार की जरूरत है और मैं निश्चित जाऊंगा। और दूसरी बात, यहाँ पर 2-3 चीज की और जरूरत है। ये तो औद्योगिक क्षेत्र, आंवला हमारे यहाँ होता है, आंवला किसान हमारा लागत नहीं पाता है, और जब किसान तभी लागत पाएगा जब फैक्ट्री लगेगी, उसको बाहर प्रोड्यूसिंग होगा, यहाँ व्यवस्थाएं होगी, ये होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में ले आया हूँ, वो तो खुलने चल रहा है, बन रही बिल्डिंग सूसत में। दूसरी बात, यहाँ यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए। हम लोग छोटी सी भी पढ़ाई, आप जानो प्रयागराज भाई सब अटेम्प्ट नहीं कर पाते, दिल्ली नहीं कर पाते कोचिंग, अब देखते हैं आप, तो वो यहाँ भी बेटी बेटा पढ़ सकता है, अच्छी शिक्षा ले सकता है, खेल की में आगे जा सकता है हमारा युवा। लेकिन खेल की भी व्यवस्था है, मैं स्टेडियम लाया हूँ, लेकिन वहाँ प्रशिक्षक अच्छा होना चाहिए, वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, ये भी जरूरी है प्रतापगढ़ में। तो सड़कें तो बनवाया हम लोग, सड़कें बनी, और चीजें, यूनिवर्सिटी जरूरत है, औद्योगिक क्षेत्र की जरूरत है, खेल के लिए हमारा युवा बढ़ना चाहता है, खेल के हर खेल में जाना चाहता है, उसकी भी व्यवस्था प्रतापगढ़ में हो जाए। ये सब अगर अच्छी हो जाएगी तो प्रतापगढ़ और अच्छा बढ़ेगा, और प्रतापगढ़ जो छोटा जिला है तो थोड़ा इसका विस्तार हो जाएगा। और दूसरी बात, पर्यटन दृष्टि में बढ़ाया हो जाएगा, मेन काम है पर्यटन। अगर आपका शनिदेव धाम है तो वहां पर्यटन में कितने लोग दर्शन करने आते हैं, जैसे आपका बराही देवी है, बिलखनाथ, कोई भी गुरसनाथ, जितना पर्यटन स्थल है हमारा, मंगल है, सबका पर्यटन एक सूत्र बात है, जब अगर कोई आए दर्शन तो सब जगह जाए प्रतापगढ़, जिससे विकास होगा, लोग बाहर के लोग भी आएंगे, बाहर के लोग कुछ ना कुछ खरीदेंगे ही, तो विकास हो गया। देखिए आप बनारस अब आ रहे हैं, काशी देख रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, आप देखिए। तो प्रतापगढ़ इसके लिए बहुत जरूरत है, मूलभूत सुविधा ये भी जरूरी है कि वो विकास तभी होगा जब पर्यटन का बढ़ावा होगा, और जब औद्योगिक क्षेत्र लग जाएंगे, फैक्ट्री लग जाएगी, और शिक्षा का और स्तर, क्योंकि अब शिक्षा जो है आप जानते हो कि अब ऐसी शिक्षा हो गई है कि वो नहीं, शिक्षा ट्रेंड, BA MA वाले बहुत है, लेकिन अब उनको ट्रेंड शिक्षा चाहिए, वो इस पे जोर डाले, इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए, तभी बेटा बेटी बढ़ेगा।
तो कुछ गरीब आदमी बेचारा पढ़ा नहीं पाता है। जो प्रतापगढ़ व्यवस्था है, हम पॉलिटेक्निक ले आए, वो खुलने चल रहा है वहां पर हमारे खनपुर दुबे पट्टी। हम खेल का मैदान ले आए नजियापुर में। ये तो विधायक 2 साल से गए, अब सब खुल कम प्रशिक्षण लगा देते, लेकिन अदोदी क्षेत्र मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था, वो बन के तैयार हो रहा है। तो ये सब हो जाएगा तो प्रतापगढ़ आगे, जो एक प्रतापगढ़ का ये होता है, यहाँ पर लोग आना नहीं चाहते हैं, प्रतापगढ़ एक दूसरे दिशा में जाना चाहता है। प्रताप ट्रेंड बदला, अधिकारी भी आने लगे, सब लोग आने लगे, तो प्रतापगढ़ ये भी जब ट्रेंड बढ़ जाएगा तो प्रतापगढ़ आगे जाएगा। सर, मोदी जी ने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे भारत में, ठीक है ना। आपके अनुसार प्रतापगढ़ को, अच्छा प्रतापगढ़ के जस्ट बगल जो है प्रयागराज है, जिसको स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, उस पर बहुत प्रमुखता से वहां पे काम भी किया जा रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रतापगढ़ को खैर वो दर्जा नहीं मिला। आपके अनुसार सर प्रतापगढ़ को किसकी जरूरत है, एक स्मार्ट सिटी की या स्मार्ट विलेज की? देखिए, स्मार्ट सिटी तो अलग चीज हो, जितने नगर हमारे नगर पालिका है, नगर पंचायत क्षेत्र है जी, वो तो स्मार्ट सिटी होना चाहिए। लेकिन जो हमारा गांव का जब तक विकास नहीं होगा, गांव जो मेरा विलेज है, प्रतापगढ़ बहुत आबादी हमारी विलेज में रहती है, तो जब तक अगर विलेज का विकास नहीं होगा तब अच्छा नहीं। स्मार्ट सिटी तो चलो ठीक है, नगर है, वो बढ़ गया, इतनी चीज व्यवस्थाएं हो गया, क्योंकि उसमें तो विकास हो ही जाता है जी। भाई नगर पालिका है, उसमें विधायक कई चीज से हो ही जाता है, विकास होता भी है, कुछ चीज गड़बड़ी भ्रष्टाचार हो जाए उसी में गड़बड़ा, लेकिन हो जाता है विकास। लेकिन अगर हमारा विलेज बढ़िया, हमारा गाँव बन जाए, वहां व्यवस्था खेल की हो जाए, वहां व्यवस्थाएं जो है पार्क की हो जाए, वहां शौचालय की अच्छी व्यवस्था हो जाए, वहां जो है बच्चों के पढ़ने की अच्छा वो खुल जाए, लाइब्रेरी, बेचारा बच्चा वहां पढ़ ले, वहां लाइब्रेरी के सब किताब भी ढूंढ ले, ये सब हो जाए तो विलेज जो हमारा अच्छा हरा भरा रहे, पेड़ लगा रहे, तालाब बढ़िया बन जाए, तालाब हो जाए, पानी की व्यवस्था हमारा, जैसे अब पानी की कमी हो रही है, तब हमारा जब विलेज अच्छा होगा तभी इस हिंदुस्तान का भी अच्छा कल्याण होगा और प्रतापगढ़ का भी होगा। तो विलेज तो बहुत जरूरी है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसमें स्मार्ट विलेज और तभी होगा। ये स्वच्छता सरकार आएगी जाएगी, लेकिन जब तक जनता इसमें भागीदारी नहीं लेगी तभी नहीं हो सकता। जनता चाहेगी नाली को अच्छा सफाई हो, अच्छी बात हो, तभी हो सकता है। जनता चाहेगी कि हमारा शौचालय स्वच्छ हो, तभी हो सकता है। तो ये जनता का भी दायित्व है कि अगर कोई गड़बड़ करा उसमें जनता खड़ी हो, तो विलेज तो बहुत जरूरी है। सर, आप युवाओं में बहुत ज्यादा प्रेरित हैं, ठीक है ना, केवल रानीगंज ही नहीं, पूरे प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ के युवाओं की क्षमताओं को आप कैसे देखते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रतापगढ़ के युवा क्षमता इतनी है, कितने लोग यहाँ शहीद हुए, अभी गोड़े में जो शहीद हुए, हमारा विजय शुक्ला जी कारगिल में शहीद हुए, कितने लोग कारगिल में शहीद हुए थे यहाँ का युवा, अभी हमारे यहाँ नजियापुर में शहीद हुए, हमारे अभी जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहीं पर है, बगल गांव है, यही बिलखननाथ के बगल में गांव है, वो अभी मैं आपको गांव बता रहा हूँ, वहां पर ये मरुआन, वहां पर शहीद हुए चंद्रलोक जी। विजय शुक्ला हमारे पाड़े तारा में, युवा में एक वो है। और खेल के मैदान में अभी तो हमारा एक युवा जामताली का जी, कार्तिक पांडे जी, आज परसों ही राष्ट्रपति ने उनको पुरस्कार इसलिए दिया, यहाँ के युवा को, उनको वो रोबोट बनाया, और रोबोट कहां भेजेगा, मून मतलब चंद्रमा पे जी, ये मामूली बात है। यहाँ का युवा, और सुने, लंबी कूद में छिटपालगढ़ का आदमी राष्ट्रीय खेल में गया, यही का तकबीर अहमद क्रिकेट में खेला था, वो जो है गया था वेस्ट इंडीज दौरे पर 19 में। तो युवाओं के यहाँ बहुत क्षमता है, युवा प्रयोग बेचारे नहीं कर पाते, सुविधा नहीं मिल पाते। पढ़ाई में बताओ, यही बहुचरा चले जाइए, पूरा गांव IAS से भरा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके मन से, आप मीडिया के हमारे सम्मानित मित्र हैं, मैं जहां मैं जाता हूं, लोग, अगर मैं लोक भवन में गया और मैं अपने यहाँ गया, क्या नाम है, सचिवालय में गया, कहीं प्रतापगढ़ का अधिकारी हमको मिल जाता है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, हमको दिल्ली में भी मिला है, हमको मुंबई में भी मिला है। प्रतापगढ़ का अधिकारी हर जिले में है, हर जगह में कुछ न कुछ। बहुचरा गांव हमारे यहाँ क्षेत्र में, हमारे मंगलेश दुबे देखे सेकंड टॉप किए हैं PCS में, तो हर जगह की क्षमता बहुत है। और आज भी हमारा पढ़ाई के क्षेत्र में प्रतापगढ़ में बहुत से IAS IPS, बहुचरा तो भरा है, लेकिन और जगह, एक तो अभी लालगंज में देखिए पूरा परिवार है IPS IAS हो गया, तीनों लड़के बेटी सब हो गए। तो ये क्षमता प्रतापगढ़ में है, क्रिकेट के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, वॉलीबॉल के क्षेत्र में। युवा को सुविधा दे दीजिए, और सेना में लड़ाई करने के लिए, अगर वो पाकिस्तान से युद्ध है, चाइना से, तो हमारा पहला युवा है शहीद होगा, वो खड़ा होगा। तो प्रतापगढ़ में क्षमता बहुत है युवाओं में, और उनको क्षमता का प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए, राजनीतिक लोगों को भी करना चाहिए, और यहाँ के प्रशासन को भी करना चाहिए। उनको सुविधा दे तो हर चीज मांगे। यही का युवा आप देखिएगा, एक दिन उनको मिल जाए बस खेल की व्यवस्था, हर चीज की दे, क्रिकेट भी खेलेंगे, IPL भी जाएगा खेले, क्रिकेट टीम में भी जाएगा, वो हॉकी में भी जाएगा, वॉलीबॉल में हमने देखा सब जगह
गांव गांव कबड्डी होती है, गांव गांव वॉलीबॉल होता है, लेकिन वो सुविधा बेचारे खेलते इतना बढ़िया है, लेकिन सुविधा नहीं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये हम देखते हैं कि कुश्ती भी होती है गाँव में, लेकिन वो नहीं हो पाता है। हरियाणा के बच्चे ज्यादा निकल पाते क्योंकि वो व्यवस्था हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो प्रताप जो ये स्टेडियम हमारा बन जाएगा, जब उसमें प्रशिक्षक नियुक्त हो जाए सबको, तो प्रताप देखिएगा आप देखिएगा हर चीज में जाएगा आगे, खेल में हर चीज में गया भी हर जगह है, तो और चीज में आगे जाएगा युवा। विधायक जी, हम सुबह प्रतापगढ़िया ही जी, तो आपसे चाहिए था कि प्रतापगढ़िया बोली में और प्रतापगढ़िया स्टाइल में अगर प्रतापगढ़ के ऊपर कोनो कहावत हो तो आप एकदम देखिए। एक तो बहुत बढ़िया बताओ, अवधि में बताओ। एक तो हम तो उसी बतावे चाहता ही, एक तो बहुत बढ़िया कहावत है कि प्रतापगढ़ वाले चाहे जहां रहे, चाहे 100 जने बैठा रहे दूसरे जिला खोए और चाहे दूसरे प्रदेश खोए, अगर एक प्रतापगढ़ कहा है तो सबों पर भारी रहे। ये प्रतापगढ़ की निशानी है, और प्रतापगढ़ वाले ऐसे कह के दिखाए हैं, और चाहे बंबई में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे कतौ भी हो, प्रतापगढ़ का अलग छाप होता। और ऐसे हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मोदी जी और योगी जी माने यहाँ कि प्रतापगढ़, एक प्रतापगढ़िया पढ़ा उस सौ पे भारी। तो ये है प्रतापगढ़ का, ये है बताना चाहता हूँ। तो सर जो है एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस राउंड की, ठीक है, कि देखिए जितनी भी विधानसभा रही, ये पहली ऐसी विधानसभा है जिसमें प्रतापगढ़ को किसी मंत्री, मतलब प्रतापगढ़ से कोई मंत्री नहीं रहा, लेकिन प्रत्येक विधानसभा में प्रतापगढ़ से कोई ना कोई मंत्री जरूर रहा है। कम से कम 2 और 3 मंत्री तक प्रतापगढ़ से रहे, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे सपा की हो, ठीक है ना, चाहे बसपा की हो। लेकिन तब भी जैसे आपने बहुत सी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी, या प्रतापगढ़ को जिन चीजों की आवश्यकता है उसके बारे में आपने बताया, लेकिन तब भी लगातार मंत्री होने के बावजूद भी प्रतापगढ़ को वो सुविधाएं आज तक नहीं मिल पाई हैं। तो इसका जिम्मेदार आप किसको देखते? देखिए, ये बात आपकी सही है, वो सुविधा नहीं मिल पाई। अपने क्षमता से वो लोग भी काम किए होंगे जी, नहीं दिला पाए जी, सबका अलग अलग क्षमता होती है जी। तो निश्चित है, मैं नहीं कहता हूं कि जो मंत्री हुए कोई मंत्री नहीं चाहता कि हमारे क्षेत्र विकास न हो, हमारे क्षेत्र में आगे न जाए। तो सब लोग चाहते हैं कि काम हो, लेकिन वो क्षमता सबकी नहीं हो पाती कि इतना और विकास करा दे प्रतापगढ़ और चमके। ये बात आपकी सही है, वो चीज अभी प्रतापगढ़ को नहीं मिला है जो प्रतापगढ़ की मूलभूत सुविधा। जैसे आप नगर पालिका में बैठे हैं तो यहाँ पर तो सीवरेज की बहुत बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए, आज तक सीवर नहीं बन पाया। भ्रष्टाचार के भेंट आप जानते हो, हम लोग ने उठाया था तो एक सीएन उसमें मुख्यमंत्री ने जेल भी भेजा था। तो प्रतापगढ़ के में तो कई काम भी आए तो उसमें भ्रष्टाचार के भी भेंट चढ़े, मैं मानता हूं। तो वो क्षमता नहीं, इसलिए प्रतापगढ़ अभी भी पीछे है। और अब मैं चाहता हूं कि अब जो बने प्रतापगढ़ के बारे में सोचे, प्रतापगढ़ को आगे ले जाने के बारे में सोचे, जो भी बने वो प्रतापगढ़ के अच्छाई के लिए मतलब ले जाए। और प्रतापगढ़ को जो उपज यहाँ पर है, चाहे कृषि की उपज हो, आंवला जैसे हमारे यहाँ है, चाहे जिस क्षेत्र में आगे करना हो, चाहे शिक्षा कैसे, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में आप जानते हो प्रतापगढ़ का नाम अभी भी मुनीश्वर दत्त उपाध्याय के लेते हैं। कितने कॉलेजों स्कूल बनवाए हो अपने बल पे। तो प्रतापगढ़ और चीज में आगे चले, इसमें भाई मैं मानता हूं कि कुछ कमी रह गई उन मंत्रियों में, उन लोगों में भी कमी रह गई, नहीं कर पाए, लेकिन क्षमता से अपने वो काम किए होंगे, नहीं करा पाए। तो मैं मानता हूं कि अभी भी जो अब बने, अब ये 2047 का हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि विकसित भारत बनाने का, आगे ले जाना, उसमें प्रतापगढ़ भी आगे बढ़े, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे आगे बढ़ाने का। ठीक है सर, आपने बहुत ही प्रमुखता के साथ सभी प्रश्नों के, ये जनता के प्रश्न थे, ठीक है, हमने ग्रुप में पूछा था तो आपने सब प्रश्नों के जवाब बहुत प्रमुखता से दिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की बातें सत्यम के साथ। नमस्कार, मैं सत्यम सिंह, स्वागत है आपका रैपिड राउंड में। इसमें मैं विधायक जी से पूछूंगा मिले जुले सवाल। तो मेरा पहला सवाल होगा, जैसे आप जो चुनाव इस बार अपने विधानसभा से लड़े हैं उसमें आप 875 वोट से ही शायद हारे हैं, और आपने 73,000 वोट पाया, जनता का प्यार पाया। सर, इसके पीछे क्या आपको लगता है कि आपके अपने ही लोग थे जिसकी वजह से आप इतने कम अंतराल से हारे हैं? एकदम आप सही करते हो, उसमें हमारे कुछ पार्टी के लोग थे, कुछ नहीं कई लोग थे, पार्टी में जानता हूं। और दूसरी बात जो है वो कुछ जो है इसमें प्रशासन का भी हाथ था, मैं भी कहना चाहता हूं, और कुछ जात पात का हाथ था, तभी मैं